नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। पिछले वीडियो में हमने हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है उसका एक विस्तृत अध्ययन कर लिया है। 4-5 वीडियो उसके बने हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम प्रायद्वीपीय पठार का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से हिमालय पर्वत का अध्ययन करते समय हमने बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा, मैपिंग के आधार पर क्या किया है उसको समझने का प्रयास किया है और सभी बातों को उसमें समावेश करने का क्या किया है, प्रयास किया है। वही प्रयास हमारा आज के टॉपिक में भी रहेगा। तो आज हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय पठार का। इसका अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो शुरू करते हैं। कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। प्रायद्वीपीय जो पठार है ये भारत का प्राचीनतम, भारत का क्या है, प्राचीनतम। ध्यान रखना, सीधा सा प्रश्न बनता है ये भारत का प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भारत का प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा क्या है, भौतिक प्रदेश है। ठीक है ना। मैपिंग के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, भारत का प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा क्या है, ये भौतिक प्रदेश है। ठीक है। प्राचीनतम क्यों है? क्योंकि ये किसका अवशेष माना जाता है, ये गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। ठीक है ना। मतलब जब पेंजिया का विभाजन हुआ और दो भागों में जब वो विभक्त हुआ तो उसका जो दक्षिणी भाग था कौन सा, गोंडवाना लैंड, उसी का हिस्सा है कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये भारत का प्राचीनतम क्या है, भौतिक प्रदेश है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश क्यों है? क्योंकि ये देश के लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। ठीक है ना। दूसरा, अगर इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो आपके उत्तर पश्चिम में, किसमें, उत्तर पश्चिम में अरावली से शुरू हो जाएगा, अरावली प्रदेश से या अरावली पर्वत से। ठीक है। उत्तर में इसकी जो सीमा बनाता है वो बनाता है बुंदेलखंड वाला भाग। कौन सा? बुंदेलखंड वाला भाग। उत्तर पूर्व में इसका जो विस्तार है वो आपका हो जाएगा राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? राजमहल की पहाड़ियों तक है, राजमहल की पहाड़ियों तक। ठीक है ना। और अगर पूर्व में जाए, पूर्वी भाग में अगर इसके विस्तार की बात करें तो जो पूर्वी घाट है वो इसकी क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और अगर पश्चिम में जाए तो जो पश्चिमी घाट है वो इसकी क्या करता है, सीमा बनाता है। मतलब ये भारत के लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या है, फैला हुआ है। दूसरी बात, ये तो इसका विस्तार हो गया। औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत जो ऊंचाई है इसकी 600 से लेकर कितने मीटर तक मानी गई है, 900 मीटर तक मानी गई है। तीसरी बात, इसका ढाल किस ओर है, तो ढाल की बात करें जो दक्षिणी जो हिस्सा है, मतलब सबसे पहले बात करें उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार की, तो उत्तरी जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है, प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो उत्तर एवं पूर्व की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है? उत्तर एवं पूर्व की ओर है। दूसरा, अगर इसके दक्षिणी भाग की बात करें कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, कौन सा? दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो पश्चिम से किस ओर है, पूर्व की ओर है। ठीक है। तो उत्तर की ओर, उत्तर का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल उत्तर एवं पूर्व की ओर है। तो जो उत्तरी भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं जैसे चंबल है, सोन है ना, इसी प्रकार से आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है ना। मतलब चंबल एवं उसकी सहायक नदियां, सोन एवं उसकी सहायक नदियां, दामोदर एवं उसकी सहायक नदियां, वो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि उत्तरी जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल उत्तर एवं पूर्व की ओर है और दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। मतलब
पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, चाहे वो आपकी गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, या इनकी क्या हो सहायक नदियां हो, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, ये तो एक सामान्य सी बात है। अब हम इसको मैप के द्वारा क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि मैप में किस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो मैप के माध्यम से प्रायद्वीपीय पठार को समझने का प्रयास करते हैं। ये अपना भारत हो जाएगा, एक छोटा सा मानचित्र, ठीक है ना, इस प्रकार से ये अपना कौन हो गया, भारत वाला भाग हो गया। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये अपना कौन हो जाएगा, भारत वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इधर आए तो ये अपना गुजरात वाला जो भाग है, ठीक है, कौन सा वाला भाग है, गुजरात वाला जो भाग है, इस प्रकार से चले गए। ठीक है ना, फिर इस प्रकार से आए और आगे की ओर चलते हुए ये हो गया जी। ठीक है, ये अपना कौन है, भारत है। तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है, यहाँ तो इसकी सीमा बनाती है कौन, अरावली। ठीक है ना, फिर उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जाएं तो ये बुंदेलखंड वाला भाग है। ये उत्तर पूर्व में जो आपका है ना कौन, राजमहल की पहाड़ियां हैं। पूर्व में जाओगे तो ये आपका कौन सा घाट हो गया, पूर्वी घाट। पश्चिम में जाओगे तो ये आपका कौन सा घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। कौन सा घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। तो इस प्रकार से इसका क्या है, विस्तार है। मतलब उत्तर पश्चिम में तो कौन है, ये अरावली। उत्तर पश्चिम में तो कौन हो गया, अरावली प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर में जो है ना आपका कौन सा वाला भाग, बुंदेलखंड। कौन सा वाला भाग है, बुंदेलखंड है। ये आपकी कौन सी पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियां हो जाएंगी। ठीक है ना, ये अपना कौन सा, पूर्वी घाट। कौन सा घाट है, पूर्वी घाट। और ये कौन सा है, पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट हो गया, पश्चिमी घाट। और ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा भाग हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया। कौन सा है ये, प्रायद्वीपीय पठार है। साथ ही में यहाँ मेघालय और असम वाला जो भाग है, इस मेघालय और असम वाले भाग में जो आपका उत्तरी पूर्वी पठार है, कौन सा पठार है, उत्तरी पूर्वी जो पठार है, जिसको कार्बी एंगलोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बी एंगलोंग बोला जाता है। तो ये कार्बी एंगलोंग जो पठार है ये भी किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है, हिस्सा है। किसका हिस्सा हो जाएगा, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है ना, कौन से पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है वो ये फैला हुआ है लगभग। अगर आकार की बात करें तो मैंने आपको विस्तार पहले से बता दिया। ठीक है ना, तो विस्तार अब केवल यहाँ आपको क्या ध्यान में रखना है कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है। आकार किस प्रकार का है, तो अनियमित। कैसा है, अनियमित त्रिभुजाकार। अनियमित त्रिभुजाकार भाग में क्या है, ये फैला हुआ है, आकार में फैला हुआ है। ठीक है ना। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भारत का प्राचीनतम क्या है, भौतिक प्रदेश है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का क्या माना गया है, हिस्सा माना गया है। ऊंचाई इसकी औसत हमने देख ही ली कि 900 से कितना है, 600 से कितनी मीटर इसकी ऊंचाई है, 900 मीटर है। ढाल हमने देखा, तो ढाल कैसे देखा कि ये जो यहां से गुजरता है ना विंध्यांचल, कौन गुजरता है, विंध्यन जो श्रेणी गुजरती है, इस विंध्यन श्रेणी की ये उत्तर वाला जो हिस्सा है इसका ढाल उत्तर की ओर है। किधर है, उत्तर की ओर क्या है, इसका ढाल है ना। ढाल कैसा हो जाएगा, ढाल उत्तर की ओर। ठीक है, तो उत्तर का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। यही कारण है कि यहां से निकलने वाली जो आपकी चंबल नदी है ना, उसकी जो सहायक नदियां हैं, तो चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो इसी कारण से, मतलब ढाल उत्तर की ओर होने के कारण से ही वो किसका हिस्सा बन जाती है, हिमालय से निकलने वाली नदियों का हिस्सा बन जाती है, या प्राय ये गंगा नदी के अफवाह तंत्र का क्या बन जाती है, हिस्सा बन जाती है। ठीक है, और
दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल किस प्रकार से है, तो उसका ढाल जो है ना वो किधर है, पूर्व की ओर है। कौन सी दिशा की ओर है, पूर्व की ओर है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियां कौन सी खाड़ी में जाकर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। कौन सी खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है, गिरती है। ठीक है, ये सामान्य सा परिचय आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि इसकी पश्चिमी जो उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है वो अरावली बनाता है, उत्तरी सीमा जो है ना वो बुंदेलखंड बनाता है, उत्तरी पूर्वी सीमा जो है ना वो कौन, राजमहल की पहाड़ियां, पूर्वी जो सीमा है वो आपका कौन सा, पूर्वी घाट, और पश्चिमी जो सीमा है वो आपका कौन बनाता है, पश्चिमी घाट बनाता है। ठीक है ना। जो मेघालय और असम वाले जो भाग हैं यहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी पठार है जिसको किस नाम से जाना जाता है, कार्बी एंगलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है, ये भी किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है, हिस्सा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो पठार है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन से आकार में है, अनियमित त्रिभुजाकार में है। औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। किसका हिस्सा है, प्राचीनतम जो भूभाग है, कौन सा भूभाग है, प्राचीनतम जो भूभाग है जिसका नाम है कौन सा, गोंडवाना लैंड, उसी का क्या है, हिस्सा है। इस आधार पर यह भारत का प्राचीनतम क्या है, भूभाग है। साथ ही में भारत का क्या है, सबसे बड़ा भूभाग भी है या भौतिक प्रदेश भी है। कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेना, प्रायद्वीपीय जो पठार है इसको पठारों का पठार भी कहते हैं। क्या बोला जाता है, पठारों का पठार भी इसको बोला जाता है। पठारों का पठार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्रायद्वीपीय पठार पर अनेक क्या है, पठार हैं जिनका हम आने वाले वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारी यहाँ पर क्या है, पर्वत भी है, उनका भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान तरीके से, बिल्कुल ही शॉर्ट माध्यम से और डीपली क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप अपना सहयोग इसी प्रकार से क्या रखें, बनाए रखें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये तो हो गया इसके विस्तार की और सामान्य सा परिचय। दूसरी बात, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उस प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीनतम भूभाग है ना। कौन सा भूभाग है ये, प्राचीनतम भूभाग माना जाता है, भौतिक प्रदेश माना जाता है, क्योंकि किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, कौन सा पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, मान लिया हमने ये भारत का प्राचीनतम भूभाग है, सबसे बड़ा भूभाग है ना। और गोंडवाना लैंड में जब विभाजन हुआ तो उस विभाजन के कारण से किसका निर्माण हो गया, इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो गया। परंतु यदि हम प्रायद्वीपीय पठार की भौगोलिक संरचना की बात करें या भूगर्भिक संरचना की बात करें, किसकी, प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी संरचना की, भूगर्भिक संरचना की बात करें, है ना। तो भूगर्भिक जो संरचना है इस प्रायद्वीपीय पठार की बहुत ही क्या है, जटिल संरचना है। प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम भूगर्भिक संरचना की बात करें तो भूगर्भिक जो संरचना है वो बहुत ही क्या है, जटिल है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्राचीनतम से लेकर आधुनिकतम तक की क्या पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। इसी वजह से यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है वो क्या है, बहुत ही क्या है, जटिल है। कहने का मतलब क्या हो गया कि इस प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी चट्टानें भी पाई जाती हैं, प्राचीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं, मतलब कैम्ब्रियन पूर्व काल की चट्टानें भी यहाँ पाई जाती हैं। कौन सी, कैम्ब्रियन पूर्व काल की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। और यहीं पर आधुनिक चट्टानें भी पाई जाती है। कौन सी चट्टानें हैं, आधुनिक या नवीनतम, कौन सी चट्टानें, नवीनतम चट्टानें भी यहाँ पाई जाती हैं। मतलब कौन से काल की, होलोसीन काल की, हेलोसीन काल की, हेलोसीन काल की चट्टानें या हेलोसीन महाकल्प, या इसी को बोलते हैं क्वाटरनरी, या बोला तो कौन सा, चतुर्थ जो काल है उस चतुर्थ काल की चट्टानें भी यहाँ पाई जाती हैं। इन्हीं सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए
हम प्रायद्वीपीय पठार की जो भूगर्भिक संरचना है और यहाँ पाई जाने वाली जो चट्टाने हैं उनका एक सामान्य सा क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो शुरू हो जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होगा ये आने वाला जो मैटर है वो किसी भी प्रकार के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय जो पठार है इसकी भूगर्भिक संरचना बहुत ही क्या है, जटिल है, क्योंकि प्राचीनतम से लेकर नवीनतम चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। तो कौन कौन से काल की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आर्कियन प्रकार की या आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन से काल की? आर्कियन काल की चट्टानें, ठीक है। यहां पर धारवाड़ काल की चट्टानें भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। यहां पर कुड़प्पा, कौन से काल की? कुड़प्पा काल की चट्टानें भी पाई जाती हैं। यहां पर विंध्यन, कौन सी है? विंध्यन काल की चट्टानें भी पाई जाती हैं, ठीक है। यहां पर गोंडवाना लैंड काल की, कौन सी? गोंडवाना लैंड काल की चट्टानें भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है ना। यहां पर दक्कन ट्रेप है। यहां पर कौन सा है? दक्कन ट्रेप, जिसको हम बोल रहे हैं दक्कन का पठार, ठीक है। तो दक्कन ट्रेप जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था, तो ये चट्टानें भी हैं। यहां पर कौन से काल की? टर्शियरी काल की, जिसको तीसरा काल भी या तृतीय काल भी बोला जाता है ना, अल्पाइन भी बोला जाता है। तो कौन से काल की चट्टानें हैं? टर्शियरी काल की। यहां पर हेलोसिन काल की, अभी नाम आया था ना, हेलोसिन काल की चट्टानें भी पाई जाती हैं, या चतुर्थी या चौथे काल की चट्टानें यहां पाई जाती है। मतलब ये हो गया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उस प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भिक जो संरचना है उस संरचना में इन सभी कालों की क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती हैं। यहां से क्या प्रश्न बनता है? यहां से क्या प्रश्न बनता है? तो यहां से जो प्रश्न बनता है वो पहला प्रश्न तो इन्हीं के ऊपर बन जाता है कि इनका क्रम बताइए, इनका क्रम बताइए। तो क्रम यही है, सबसे पहले आपकी कौन सी चट्टानें आ जाएंगी? आर्कियन काल की, फिर धारवाड़, धारवाड़ के बाद में कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद में विंध्याचल या विंध्यन, उसके बाद में कौन सी? गोंडवाना, उसके बाद में दक्कन ट्रेप, उसके बाद में टर्शियरी, और वर्तमान में जो काल चल रहा है कौन सा? हेलोसिन। तो 8 प्रकार के जो काल है इन कालों की चट्टानें पाई जाती हैं कहां पर? इस प्रायद्वीपीय पठार पर, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इनकी मुख्य मुख्य जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर सीधा सा क्या बनता है? प्रश्न बनता है। जैसे सबसे पहले है आपका कौन सा? आर्कियन काल। तो आर्कियन काल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही पृथ्वी का निर्माण होता है, जैसे ही पृथ्वी का निर्माण होता है तो पृथ्वी के निर्माण के बाद सर्वप्रथम जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको क्या कहा जाता है? आर्कियन काल की चट्टानें कहा जाता है। मतलब क्या हो गया कि ये विश्व की प्राचीनतम चट्टानें हैं। ये क्या है? विश्व की प्राचीनतम चट्टानें हैं, या सर्वप्रथम जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन काल की चट्टानें हैं। तो विश्व की क्या हो गई? प्राचीनतम चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं ये? विश्व की प्राचीनतम चट्टानें हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न बनता है किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो कि विश्व की प्राचीनतम चट्टानें कौन सी है या आर्कियन काल की चट्टानें किस प्रकार की हैं। तो विश्व की प्राचीनतम चट्टानें हैं कौन सी? आर्कियन काल की, ठीक है। वर्तमान में इसका जो रूप है ना वो रूपांतरित हो चुका है इन चट्टानों का, मतलब ये अपने वास्तविक रूप में नहीं है। कौन सी रूप में मौजूद है? रूपांतरित रूप में क्या है? मौजूद है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? विश्व की प्राचीनतम क्या है? चट्टानें हैं। जीवाश्म इनमें नहीं मिलेगा, ठीक है। धात्विक अधात्विक खनिज इनमें मिलता है इन चट्टानों में, लेकिन गहराई में होने की वजह से इनका आर्थिक दोहन नहीं हो पाया। तो आर्थिक महत्व नहीं है कौन सी चट्टानों का? आर्कियन काल की चट्टानों का। दूसरी जो चट्टान है वो कौन सी है? धारवाड़ काल की। तो धारवाड़ काल आर्कियन काल की चट्टानों में, कौन सी चट्टानों में? आर्कियन काल की जो चट्टानें हैं इन चट्टानों में अपरदन से जो चट्टानें बनी है वही कौन सी है? धारवाड़। मतलब आर्कियन काल की चट्टानों में जब अपरदन हुआ तो कौन सी चट्टानें बन गई? धारवाड़ काल की चट्टानें बनी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अपरदन एवं निक्षेपण कौन सी वाले में? आर्कियन काल की चट्टानों में अपरदन एवं उनका क्या होने से? निक्षेपण होने से कौन सी चट्टानें बनी है?
कौन सी चट्टानें बनी है? धारवाड़ काल की चट्टानें बनी है। मतलब ये कौन सी चट्टानें हैं? ये अवसादी चट्टानें हैं। ये कौन सी चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें हैं। आप इनको क्या बोलोगे कि ये विश्व की प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं या विश्व की प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। ठीक है ना? क्या बोल सकते हो? प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण ये जो आर्कियन काल की चट्टानें हैं, इन चट्टानों में अपरदन से हुआ है। ठीक, सीधा सा प्रश्न बनता है कि विश्व की प्राचीनतम औषधि चट्टानें कौन सी हैं? तो जो आपका धारवाड़ काल है, उस धारवाड़ क्रम की या धारवाड़ काल की जो चट्टानें हैं वो विश्व की प्राचीनतम औषधि चट्टानें हैं। इनमें भी जीवाश्म नहीं मिलेगा, परंतु ये जो चट्टानें हैं ना, ये आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं। सबसे ज्यादा आर्थिक महत्व इन्हीं का है। तो आप क्या बोलोगे कि सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं ये। आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं। क्यों है? क्योंकि इन चट्टानों में क्या मिलता है? धात्विक एवं अधात्विक खनिज मिलते हैं। धात्विक एवं कौन से? अधात्विक खनिज मिलते हैं। और इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज मिलता है? धात्विक खनिज सबसे ज्यादा धात्विक खनिज यदि कोई किसी चट्टानों में मिलता है तो वो कौन सी चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो ये दो बातें आपको कौन सी चट्टानों के संदर्भ में ध्यान रखना है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में ध्यान रखना है। विश्व की प्राचीनतम चट्टानें जिनका निर्माण आर्कियन चट्टानों में अपरदन से हुआ है, और भारत में सर्वाधिक धात्विक महत्व की आर्थिक महत्व की क्या है? चट्टानें हैं, क्योंकि धात्विक एवं अधात्विक खनिज इनमें मिलता है। सर्वाधिक कौन सा खनिज मिलता है? तो धात्विक खनिज इनमें मिलता है। ठीक है, फिर आती है कौन सी? कुड़प्पा। तो कुड़प्पा कालीन जो चट्टानें हैं, इनका निर्माण जो है ना वो कौन सी चट्टानों में? धारवाड़। मतलब ये भी कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं ये? अवसादी चट्टानें। ठीक है, बाकी और कोई इनका विशेष महत्व नहीं है। सबसे ज्यादा जो महत्व है वो कौन सी चट्टानों का है? विंध्यन चट्टानों का है। क्यों है? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है ना एक मानचित्र के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो चलो चलते हैं। अब मानचित्र बना रहा हूं मैं, नीचे वाला भाग ही बनाता हूं। कौन सा वाला भाग हो जाएगा? जो दक्षिण वाला भाग है, केवल उसी की बात करते हैं, है ना? तो ये इस प्रकार से दक्षिण वाला जो भाग है केवल उसी की क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है ना? ये इस प्रकार से। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, इन पर सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी श्रेणी की चट्टानें या कौन सी क्रम की? विंध्यन क्रम या श्रेणी की चट्टानें। तो इनके ऊपर क्या बनता है? प्रश्न बनता है, ये ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले तो ये विंध्यन श्रेणी है कहां से, मतलब कहां से कहां तक है? तो चित्तौड़गढ़, राजस्थान का कौन सा? चित्तौड़गढ़, है ना? और गुजरात का जोबत से शुरू होगा। ठीक है ना? और कैमूर है, राजपीपला, पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, कैमूर है, और बाड़मेर के रूप में जो है ना कहां तक फैला हुआ है? बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। तो एक तो सीधा सा प्रश्न इनकी इस विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं या विंध्यन जो श्रेणी है, इसके विस्तार पर क्या बनता है? प्रश्न बनता है। तो कहां से शुरू हो रहा है इसका विस्तार? तो राजस्थान का कौन सा? चित्तौड़, पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़ से, और पश्चिम में ही गुजरात का कौन सा वाला भाग हो जाएगा? जोबत वाले भाग से शुरू होकर कहां तक जाता है? तो सासाराम तक। कहां तक जाता है? सासाराम। और सासाराम आपका कहां हो गया? बिहार तक जो है ना ये क्या है? फैली हुई है। तो ये जो श्रेणी है विभिन्न टुकड़ों के रूप में जो फैली हुई है, इसी को किस नाम से जाना जाता है? विंध्यन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यही अपनी कौन सी श्रेणी है? विंध्यन श्रेणी है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्योंकि विस्तार पर प्रश्न बन चुका है। कब बना? तो पिछली बार का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसमें क्या बन चुका है? ये प्रश्न बन चुका है कि विंध्यन श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है। तो ध्यान रख लोगे विस्तार। दूसरा, विंध्यन श्रेणी की जो चट्टानें हैं ना, ये भी कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? ये भी अवसादी चट्टानें ही हैं। लेकिन इनका निर्माण हुआ है किसके निक्षेप से? तो जलीय निक्षेपों से इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है।
कौन से निक्षेपों से? जलीय निक्षेपों से क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, हम अलग से भी विंध्यन श्रेणी का अध्ययन करेंगे, अभी केवल आपको यहाँ छोटी छोटी बातों का क्या करना है? ध्यान रखना है। तो अवसादी चट्टानें ही है, किसके निक्षेप से बनी है? जलीय निक्षेपों से क्या है? ये बनी है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो विंध्यन श्रेणी की चट्टानें हैं, इसमें कुछ मात्रा में, इसमें क्या है? कुछ मात्रा में क्या मिलते हैं? अवसाद, जीवाश्म के अवशेष भी मिलते हैं। किसके अवशेष भी मिलते हैं? जीवाश्म के अवशेष भी इनमें मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि आर्कियन प्रकार की जो चट्टानें हैं, है ना, और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, ठीक है, और कौन सी है? कुडप्पा, इनमें क्या नहीं मिला है? ये जीवाश्म रहित क्या है? चट्टानें हैं। तो अल्प मात्रा में या कुछ मात्रा में जो जीवाश्म मिलना शुरू हुआ, वो कौन सी क्रम की चट्टानों में हुआ है? विंध्यन श्रेणी की चट्टानों में हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ना, ये विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये सामान्यतया एक तो प्रसिद्ध है किसके लिए? बलवा पत्थर। कौन से पत्थर के लिए? बलवा पत्थर। एवं किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि भवन निर्माण जो पत्थर है, कौन सा? भवन निर्माण जो पत्थर है, वो पत्थर सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानों में मिलता है? विंध्यन श्रेणी की चट्टानों में मिलता है। मतलब विंध्यन जो श्रेणी है वो कौन सी चट्टानों से बनी है? बालू का या बलुआ, दोनों एक ही बात है। क्या बोल सकते हो? बलुआ भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि दोनों का मतलब सैंडस्टोन ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? सैंडस्टोन ही होता है। ठीक है ना, ये आपका लाइमस्टोन, ये आपका कौन सा? सैंडस्टोन। तो इसको बालू का पत्थर भी बोल सकते हो, बलुआ पत्थर भी बोला जा सकता है। तो इन चट्टानों से बना है। मतलब भवन निर्माण पत्थर जो है ना, वो कहाँ मिलता है? कौन सी श्रेणी में मिलता है? विंध्यन श्रेणी में मिलता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण वो ये है कि यहां मिलने वाला जो बलवा पत्थर है, इस बलवा पत्थर से देश की विभिन्न ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई हैं। देश की क्या बनाई गई हैं? विभिन्न ऐतिहासिक इमारतें इसी बलवा पत्थर से बनाई गई हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सांची का स्तूप बड़ा प्रसिद्ध है। सांची का गौड़ स्तूप किससे बना है? इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलने वाले बलवा पत्थर से। ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी के जो महल हैं, किसके महल हैं? फतेहपुर सीकरी के जो महल हैं वो इसी से बने हैं। ठीक है ना। आगरा का किला, कौन सा? आगरा का किला इसी से बना है। ठीक है ना। दिल्ली का लाल किला कौन सा है? दिल्ली का लाल किला इसी से बना है। ध्यान रख लेना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। अकबर का जो मकबरा है, अकबर का मकबरा वो इसी से बना है। ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। कौन सी चट्टानों से बना है? विंध्यन श्रेणी की चट्टानों से बना है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि ये जो विंध्यन श्रेणी की चट्टानें है ना, इन्हीं विंध्यन श्रेणी की चट्टानों में जो पन्ना है, कौन सा? पन्ना। पन्ना बढ़ता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। और जो गोलकुंडा है, कौन सा है? गोलकुंडा, जो कि वर्तमान में पड़ रहा है तेलंगाना में। पहले आंध्र प्रदेश में था, वर्तमान में कहाँ है ये? तेलंगाना में 2014 से। तो जो पन्ना और जो कौन है? गोलकुंडा, ये जो दोनों क्षेत्र हैं, पन्ना और कौन सा? गोलकुंडा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। किसके उत्पादन के लिए? हीरे के लिए। और आपको पता है कि जो प्राचीनतम हीरा है कौन सा? कोहिनूर। कौन सा हीरा? कोहिनूर जो हीरा है वो कौन सी खान से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा। तो वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रेणी है, ध्यान रख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर लास्ट जो चट्टानें हैं गोंडवाना क्रम की, जिनके ऊपर प्रश्न बनता है, उनकी बात कर लेते हैं। बाकी आपकी दक्कन ट्रेप और जो टर्शियरी कालीन है उनकी बात बाद में। ठीक है ना। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। हो गया। अब बात करते हैं गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं, ये भी बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध चट्टानें हैं। कौन सी? गोंडवाना लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं, इन गोंडवाना लैंड की चट्टानों की बात करें, ठीक है ना, तो गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में मिलने वाला, भारत में
मिलने वाला जो कोयला है वो उस कोयले का 98% जो भाग है ना वो कौन सी चट्टानों में मिलता है? गोंडवाना लैंड की चट्टानों में मिलता है। क्यों मिलता है? तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पहले आर्कियन काल की चट्टानें आई, कौन सी की? आर्कियन। फिर कौन सी? धारवाड़। कौन सी है? धारवाड़। फिर कौन सी है? कुड़प्पा। ठीक है ना। उसके बाद में आ गई आपकी कौन सी? विंध्यन। ठीक है। इनमें क्या नहीं है? जीवाश्म नहीं मिला। इनमें कुछ मात्रा में क्या मिला? जीवाश्म। भरपूर मात्रा में जीवाश्म मिल रहा है। कौन सी मात्रा में? भरपूर मात्रा में इन चट्टानों में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया गया है। ठीक है ना। दूसरी बात, किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में मिलता है। ठीक है। दूसरी बात, इन्हीं चट्टानों में ये जो कोयला मिलता है वो कौन से प्रकार का है? तो बिटुमिन्स प्रकार का है। कौन से प्रकार का कोयला है? बिटुमिन्स प्रकार का है। नाम सुना होगा ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, है ना, लिग्नाइट, पीट। तो जो अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है वो कहाँ मिलता है? इन्हीं गोंडवाना लैंड की चट्टानों में मिलता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, है ना? तो ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है इसका ये जो पूर्वी भाग है, कौन सा भाग है? ये जो पूर्वी भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग? पूर्वी भाग, जिसमें कौन कौन सी नदी घाटियां आती हैं? तो इसी में आपकी दामोदर नदी घाटी, है ना, कौन सी आ जाएगी? दामोदर नदी घाटी आती है। यहीं पर आपकी जो है ना वो कौन सी? महानदी घाटी आती है। यहीं पर जो है ना वो कौन सी आ जाएगी? सोन नदी घाटी, है ना। नीचे की ओर आपकी कौन सी? गोदावरी। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पर आपकी कौन कौन सी नदी घाटियां आ रही हैं? दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन। ये भारत का सर्वाधिक कोयला संपन्न क्षेत्र है। क्या है? कोयला संपन्न क्षेत्र है। ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र है? कोयला संपन्न क्षेत्र है, जो प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग हो जाता है? पूर्वी भाग हो जाता है। और किनसे निर्मित है? किनसे निर्मित है? कौन सी चट्टानों से निर्मित है? गोंडवाना लैंड। कौन सी है? गोंडवाना लैंड काल की जो चट्टानें हैं, ठीक है ना, उनसे क्या है? निर्मित है। और मुख्यतः यहाँ कौन सा कोयला आपको मिलेगा? बिटुमिन्स प्रकार का कोयला मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो कौन सी चट्टानों में मिलता है? गोंडवाना लैंड की चट्टानों में। सीधा सा प्रश्न बनता है, टोटल कोयले का कितना? 98%। ठीक है। दूसरी बात, भारत में सबसे ज्यादा कोयला संपन्न जो नदी घाटी है वो कौन सी है? दामोदर नदी। तो सर्वाधिक जो कोयले के निक्षेप है, सर्वाधिक जो कोयला है वो आपका कहाँ मिलेगा? दामोदर घाटी में। इसमें एक प्रसिद्ध क्षेत्र आता है, कौन सा? रानीगंज। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। यहीं पर सबसे पहले कोयले की क्या हुई थी? खोज हुई थी। और यही कोयले का क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो क्या याद रखोगे? सर्वप्रथम किसकी खोज हुई यहीं पर? सर्वप्रथम कोयले की खोज, है ना। मतलब सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन यहीं से हुआ। और यही कोयले का क्या है? सबसे बड़ा, क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? क्षेत्र भी हो जाएगा। कौन सा? रानीगंज। ठीक। अब गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं इसमें कितना परसेंट कोयला? 98% कोयला। 2% जो कोयला है, कितना परसेंट? 2% जो कोयला है वो कौन से काल की चट्टानों में मिलता है? वो टर्शियरी काल की चट्टानों में मिलता है। कौन सी चट्टानों में? टर्शियरी काल की चट्टानों में मिलता है। ठीक है। अब ये टर्शियरी काल की जो चट्टानें हैं इसमें मुख्यतः कौन सा कोयला मिलता है? तो लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट कोयला मिलता है। ठीक है। अब लिग्नाइट कोयला राजस्थान, भारत में कहां सबसे ज्यादा? तमिलनाडु। कहां है? तमिलनाडु। और कहां मिल जाएगा? राजस्थान में। कहां मिलता है? राजस्थान में। तमिलनाडु में मन्नारगुंडी, नाम सुना होगा कभी? कौन सा? मन्नारगुंडी। नेवली, तमिलनाडु का कौन सा? नेवली। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लिग्नाइट कोयले के लिए ही प्रसिद्ध है। राजस्थान में कपूरडी, पलाना, जालिपा, बरसिंगसर इत्यादि क्या है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो मैटर आपको बताया गया है, किसी भी प्रकार की, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही क्या होगा? उपयोगी साबित होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए। धन्यवाद।